गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एडुसेट नेटवर्क। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हार्ट केयर के ऊपर। हार्ट केयर यानी हृदय की बीमारियों, हृदय के देखभाल, उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हार्ट डिजीज नहीं हो। तो उन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल। आपका चिकित्सा क्षेत्र में खासा योगदान रहा है और उसको देखते हुए कई पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें पद्म श्री, BC राय और कई नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। साथ ही आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हार्ट केयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और जो कुछ खास बातें जैसे कि क्लॉट डिजॉल्विंग थेरेपी के पायनियर हैं, मेडिकल जर्नलिज्म के पायनियर हैं। तो निश्चित तौर पे आपके ज्ञान और अनुभव से हम लोग को आज हार्ट केयर यानी इससे जुड़ी हुई बीमारियां और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसको समझने का मौका मिलेगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर के अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान आरंभ करें। वेलकम सर। जब हम हार्ट केयर के बारे में बात करते हैं तो आम आदमी हार्ट केयर से समझता है कि मेरे को ब्लॉकेजेस हो गई हैं, हार्ट में रुकावट आ गई, नस हो गई अंदर में, हार्ट अटैक तो नहीं है। लेकिन अगर हम पूरा हार्ट केयर को लेके चलें तो जब बच्चा पैदा होता है तो 1% बच्चों के अंदर में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है, जिसको बोलते हैं होल, कि दिल में सुराख है, छेक है, या ब्लू बेबी कि पैदा होते ही ये बच्चा चिल्लाता है तो उसके हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं। ये मात्रा, ये जो संख्या है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब इसका इलाज भी संभव है। और ऐसे बच्चों का अगर सही ढंग से सर्जरी हो जाए तो आगे जाके ये नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ से कैसे बचें? प्रेगनेंसी में एक्सरे ना कराएं जब तक ज़रूरत ना हो, प्रेगनेंसी में कोई दवाई ना दें जब तक ज़रूरत ना हो। अगर मदर को हार्ट डिसीज़ है या मदर की फैमिली में कोई हार्ट डिसीज़ है तो बच्चों की जांच होनी चाहिए। ये प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं और अगर बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ निकलती है तो इसका इलाज भी संभव है। जो गरीब लोग हैं उनका भी इलाज संभव है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ के ऊपर में फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं। इसके बाद आता बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो इसको हम बोलते हैं रूमेटिक फीवर, दिल के दरवाजे खराब हो जाना, इसको हम रूमेटिक फीवर बोलते हैं। तो पहले हम ये समझते दिल है क्या। दिल मेरा 4 बेडरूम का सेट है, इसमें दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं जिसको वैल्व बोलते हैं, इसमें दीवारें हैं जिसको हम एंडोकार्डियल, मायोकार्डियल एंड पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दीवारें हैं, ऊपर की एंटीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल, ये दीवारें कहलाती हैं। इसके अलावा हमारे दिल के अंदर में जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कि SA नोड, AV नोड। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़राब हो तो एक्सटर्नल पेसमेकर की ज़रूरत होती है। फिर हमारे हार्ट के अंदर में प्लम्बिंग सिस्टम होता है। प्लम्बिंग सिस्टम का मतलब होता है कि कोरोनरी आर्टरीज जिसमें ब्लड जाता है, जिसमें ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक होता है। अगर कमरे हैं, 4 कमरे होते हैं, 2 बड़े 2 छोटे। 2 बड़ों के कमरे को वेंट्रिकल बोलते हैं, छोटों कमरों को हम एट्रियम बोलते हैं। कमरों के बीच में जो दीवारें होती हैं उसे हम सेप्टम बोलते हैं। उस दीवारों में खिड़की खुली रह जाए तो उसको होल इन द हार्ट बोलते हैं। सो होल इन द हार्ट का मतलब है कि कमरों के बीच की दीवारों की खिड़कियां या खुल गई हैं या जो बंद होनी चाहिए थी, या एक वहां पे डैमेज हो गया है जिसके अंदर में एक एक्स्ट्रा खिड़की बन गई है। अब वैल्व, मेरे हार्ट के अंदर में 4 दरवाजे होते हैं। दरवाजे सिकुड़ जाएं तो उसको स्टेनोसिस बोलते हैं, दरवाजे चौड़े हो जाएं तो उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। दोनों सिचुएशन में हार्ट के ऊपर में प्रेशर पड़ता है। बच्चों में ये बीमारी रूमेटिक फीवर से होती है, यानी कि गले में खराश हो, जुकाम ना हो, खांसी ना हो, गले में खराश हो, उससे जोड़ों में दर्द होता है, फिर हार्ट के वैल्व खराब हो जाते हैं। तो बच्चों में जोड़ों का दर्द, बच्चों में गले की खराश को इग्नोर ना करें, खासकर अगर टॉन्सिल्स लाल हैं या पीछे की जो फेरिंक्स है वो लाल है। अब और आगे चलें तो 20, 30, 40 साल की उम्र में एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट का जो प्लम्बिंग सिस्टम है उसमें रुकावट का आना, वहाँ पे आके ब्लॉकेजेस का हो जाना। अब उसको कैसे समझें? उसको हम समझेंगे रोड सिस्टम से। जैसे एक रोड होती है, रोड के दोनों तरफ दुकानें होती हैं और दुकानों के आगे पटरी होती है। उसी तरीके से मेरा जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वहाँ पे एंडोथेलियम दुकानें हैं, पटरी को इंटीमा मीडिया बोलते हैं, और फिर जगह है जहाँ पे ब्लड चलता है। अगर किसी कारणवश में डिसिप्लिन ना हो, डूज एंड डोंट्स ना हो, यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर लोगों को डिसिप्लिन नहीं रख रही तो दुकानदार जो है अपने सामान को पटरी में बेचना चालू कर देते हैं। इसका मतलब है ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया। जब उन्होंने देखा कि मेरी पटरी पूरी ब्लॉक हो गई, लोग सड़क पे चल रहे हैं और म्युनिसिपल कुछ नहीं कर रही, तो वो अपनी सड़क के ऊपर दुकान लगाना चालू कर देते हैं। शुरू में फोल्डेबल सॉफ्ट प्लैग और बाद में जाके वो परमानेंट अपनी दुकान को एक्सटेंड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ड प्लैग, यानी कि ब्लॉकेजेस चालू हो गई।
जब ब्लॉकेज चालू होंगी तो शुरू में क्या होगा, ट्रैफिक स्लो हो जाएगा। जब डिमांड ज्यादा होगी तो जब ट्रैफिक स्लो हो गया तो लोग हॉर्न बजाएंगे, उसे बोलते हैं एंजाइना। अगर वो कंटिन्यूस हॉर्न बजा रहे हैं तो अनस्टेबल एंजाइना, और अगर वो इतनी जोर से हॉर्न बजा रहे हैं कि ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक रुक गया, तो हम उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, लेकिन इंजन ऑन है, इंजन भी बंद हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट यानी कि सडन कार्डियक डेथ। तो ये मेरा पूरा सिस्टम है। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये होती हैं डूज एंड डोंट्स। अगर आप फॉलो ना करो लाइफस्टाइल को तो आपकी ब्लॉकेजेस जो है पटरी के ऊपर में, आप पटरी का इस्तेमाल करना चालू कर दोगे, पटरी को ब्लॉकेजेस कर दोगे। ये कब होता है, इसके लिए एक फार्मूला ऑफ 80 है कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, पेट की चौड़ाई और फास्टिंग शुगर सबको 80 से कम रखें। यानी कि जो लोगों का शुगर ज़्यादा है, पेट की चौड़ाई ज़्यादा है, जो सिगरेट पीते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो उनकी ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। एक बार जब ब्लॉकेज हो जाए तो फिर क्या करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक जाम है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक रास्ते में रुकावट है और लोगों ने एंक्रोच कर लिया है ट्रैफिक जाम के लिए, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि जगह जगह रेड लाइट, ग्रीन लाइट लगा दें, यानी कि डूज एंड डोंट्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, अगर उससे काम नहीं चल रहा तो आप एक इंस्पेक्टर खड़ा कर देते हो, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट की शरण में चले जाओ। वो इंस्पेक्टर आपके ट्रैफिक फ्लो को डाइवर्ट कर दे, तुम इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ। उसको बोलते हैं ड्रग ट्रीटमेंट एंड ओपनिंग कोलेटरल्स, यानी कि वो साइड चैनल्स जो गलियां हैं वो उसको फ्लो को डाइवर्ट कर देता है ताकि वो धीरे धीरे खुल जाए। उससे भी काम ना चलाए तो फिर आप आर्किटेक्ट को हायर करते हो, नक्शे बना, देख कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ पे एंक्रोचमेंट है, कहाँ कहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के बाद में जब एंजियोग्राफी वाला बताएगा कि यहाँ पे हम जो एंक्रोचमेंट है उसको हटा सकते हैं, उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। अगर वो कहता है कि इसको हटाने के लिए हमारे को बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं रोटाबुलेटर, यानी कि आप खुरेद के जगह बना रहे हो। अब लोगों ने सड़कें चौड़ी कर दी, अब जैसे ही आप सड़कें चौड़ी करके निकलोगे लोग दोबारा से एंक्रोच कर लेंगे, तो आप चाहते हो कि जो सड़कें दोबारा एंक्रोच ना हो तो वहाँ रेलिंग लगा देते हो, उसको हम बोलते हैं स्टैंटिंग। अब लोगों के मन में डर आया कि अगर हमने रेलिंग लगा दी तो रेलिंग को तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो उसको बचाने के लिए रेलिंग में करंट लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रग एल्यूटिंग स्टेंटिंग, यानी कि आपने दवाई से करंट दे दिया तो 6 महीने तक उसमें करंट रहेगा, 6 महीने बाद में लोगों का डिसिप्लिन आ जाएगा, करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं ड्रग एल्यूटिंग स्टेंटिंग। अब आर्किटेक्ट बोलता है कि यहाँ पे तो रेलिंग लगी नहीं सकती, यहाँ पे तो यह अंडरपास हो सकता है या फ्लाईओवर बन सकता है, उसको बोलते हैं बाईपास। जब आप बाईपास फ्लाईओवर बनाते हो तो लोग कहते हैं ट्रैफिक कैसे जाम करें, ट्रैफिक भी चलता रहे और ऊपर से फ्लाईओवर बन जाए, उसको बोलते हैं बीटिंग बाईपास। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है लाइफस्टाइल की। दवाइयाँ बाकी सब तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट करेंगे, लेकिन लाइफस्टाइल की जो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है उसके लिए क्या करें, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइफस्टाइल के लिए अगेन फार्मूला ऑफ 80 है कि रोज पैदल चलें, दिन भर में 80 मिनट पैदल चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट पैदल तेज चलें। तेज चलने का मतलब है कम से कम 1 मिनट में 80 कदम इसके चले। तो अगर आप पैदल चलते हो तो आपकी कोलेटरल्स खुल जाती हैं, आपकी साइड लाइन्स खुल जाती हैं। दूसरा हमारा क्या है इसके बाद में, खाना कम खाएं, खाना कम खाएं और रोज अनाज मत खाएं। साल में 80 दिन अनाज मत खाएं। अगर आप रोज अनाज खाओगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी, चावल, मैदा, तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, पेट का मोटापा आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। तो साल में 80 दिन अनाज मत खाएं। रोज प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब क्या है, स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग, यानी कि अपनी सांस की गति को कम कर दे। इससे आपका जो सिस्टम है वो हीलिंग मोड में हो जाता है और आप अपनी बीमारियों को हील करना चालू कर देते हो। सो दिन भर में 80 साइकिल्स प्राणायाम की करें। शराब ना पिए तो 80 ml से कम। सिगरेट ना पिएंगे, पियोगे तो 80,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। साल में 80 दिन धूप में बैठें। धूप में बैठने से क्या होगा, आपके शरीर में विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी से ब्लड प्रेशर कम होगा, विटामिन डी से आपको हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाएगा। प्राणायाम, जैसे मैंने कहा प्राणायाम करें। इसके अलावा 80 दिन भर में 80 मिनट अपने आप को दें और 80 मिनट लोगों का भला करें। गिव नॉन गिफ्ट, 80 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे दें, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, ताकि अपनी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करें। साल में 80 दिन, कम से कम साल में 80 दिन आप मसाज जरूर कराएं अपनी बॉडी का। बॉडी का मसाज का मतलब होता है कि अगर आप बॉडी को अच्छे से मसाज करते हो तो वैसोएक्टिव इंटरस्टाइनल पॉलीपेप्टिडेज नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो हार्ट की नाड़ियों को खोलता है। अगर आप ये सब कुछ करते हो, ये मेरा करेक्ट लाइफस्टाइल है, डूज एंड डोंट्स हैं, इससे आपके हार्ट के अंदर में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हार्ट अटैक हो जाए तो मैंने बताया
अगर हार्ट अटैक हो जाए अब क्या करें? हार्ट अटैक हो जाए तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि अगर आपको छाती के बीचों बीच दर्द हो रहा है, अगर आपको जलन हो रही है, घुटन हो रही है और डॉक्टर ने बोला आपको हार्ट अटैक है, तो तुरंत 30 मिनट के अंदर अंदर हार्ट अटैक को क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन से डिसॉल्व किया जा सकता है। और 60 मिनट के अंदर अंदर अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हो तो वो एंजियोप्लास्टी करके क्लॉट को निकाल के हार्ट अटैक को क्योर कर सकते हैं। और अगर अंडरलाइंग ब्लॉकेजेस है तो उसमें स्टेंट डाल के सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर आपको हार्ट अटैक सस्पेक्टेड है, इमीडिएटली 300 मिलीग्राम वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन खाएं और अस्पताल भागने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक में आदमी की मृत्यु हो जाती है, कोई बात नहीं, मृत्यु से भी वापस लाया जा सकता है। जब सावित्री सत्यवान को मृत्यु से वापस ला सकती है तो आप भी ला सकते हो। यानी कि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक लॉन्गर द बेटर, 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो। लोग क्या करते हैं, अपनी छाती पीटते हैं, हाय राम मेरे छोरे ने बचाओ। तो आपने क्या करना है, अगर कोई आदमी मर जाता है उसको जमीन पे लिटा दें, घुटने के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को सीधा करके बिना कोनी को मोड़े, छाती के बीचों बीच उसकी छाती को कम से कम 2 इंच तक 100 पर मिनट की स्पीड से दबाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आप मरे हुए आदमी को जिंदा कर सके। अब एक आदमी का हार्ट अटैक हो गया, बाहर आ गया, ठीक है, अब वो कहता है कि मैं क्या बच्चे पैदा कर सकता हूं, क्या मैं नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ ले सकता हूं, क्या मैं नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकता हूं? द आंसर इज यस। हमारे कई सारे फिल्म स्टार हैं जिन्होंने एंजियोप्लास्टी कराने, हार्ट अटैक हुआ, एंजियोप्लास्टी कराई, उसके बाद शादी करी और अब वो बच्चे पैदा करने वाले भी हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सो हार्ट अटैक बचाएं, नहीं बच सकता है तो इलाज कराएं, इलाज करने के बाद में भी आप एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। अब कुछ हम हार्ट केयर की बात करते हैं औरतों में, यंग एज के अंदर में या बूढ़ों के अंदर में। औरतों के अंदर में नॉर्मली मीनोपॉज से पहले हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मीनोपॉज से पहले उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब वो प्रकृति के नियमों का ज्यादा उल्लंघन कर रही हैं, ज्यादा वो खान पान में गड़बड़ी है या पैसिव स्मोकिंग है या कोई और प्रॉब्लम है। औरतों में ईसीजी रिलायबल नहीं होता, औरतों के अंदर में स्ट्रेस इको करते हैं या फिर हम उसके अंदर में स्ट्रेस थेलियम करते हैं पता लगाने के लिए बीमारी है कि नहीं है। सो औरतों के अंदर में एंजाइना ज्यादा होता है, हार्ट अटैक कम होता है, लेकिन जब हार्ट अटैक होता है तो ज्यादा फेटल होता है। दूसरा, यंग लोगों में जिनकी उम्र 40 से कम है, क्या उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है? आंसर इज यस। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, और तो आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो 30 साल के बाद में कभी भी अनयूजुअल चेस्ट पेन फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट इग्नोर इट। लेकिन जो दर्द 30 सेकंड से कम का है वो हार्ट का नहीं है, जो लोकलाइज्ड पेन है वो हार्ट का नहीं है। सो 30 साल से कम में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। व्हाट अबाउट बूढ़े लोग जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, उनको भी एटिपिकल हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन जो लोग बूढ़े होते हैं उनका हार्ट अटैक यूजुअली माइल्ड होता है कंपेयर टू यंगर पीपल। अब ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक कब होगा, जब आर्टरी में ब्लॉकेज कितना होगा। अगर आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज 40% है, 50% है और हार्ट अटैक हो गया तो वो ज्यादा फेटल होगा। आर्टरी में ब्लॉकेज 90% है और अगर उसको हार्ट अटैक हो गया तो वो कम सीरियस होगा। इसको समझने की कोशिश करिए। एक आदमी की तनख्वाह 1000 रुपया है, धीरे 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 उसकी तनख्वाह 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300 और 100 रुपया हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे हो रही है। वो मरेगा नहीं कि उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। लेकिन किसी आदमी की तनख्वाह 1000 रुपया है, अगले महीने से एकदम से आप उसको 400 कर दो, 600 उसकी तनख्वाह हटा लो, वो एकदम कोलैप्स कर जाएगा, अपने खर्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से जिनका ब्लॉकेजेस धीरे 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 बढ़ता है, इसका मतलब कोलेट्रल्स खुल रहे हैं। और जिसकी आर्टरी में 40% ब्लॉक है, उसकी आर्टरी का प्लेक रप्चर हो गया और उसको हार्ट अटैक हो गया, तो वो एकदम से सहन नहीं कर पाएगा और एकदम से पूरा हार्ट की मसल्स फेल हो जाएंगी और आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए एक चीज याद रखिए, जिसकी ब्लॉकेजेस 40 या 50% है उसको हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। और 40 से 50% ब्लॉकेज को पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। आपका ट्रेडमिल टेस्ट हो सकता है नेगेटिव है, आपके सिम्टम्स हो सकते हैं आपको नेगेटिव हो, ये भी हो सकता है कि आपने अपना एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराया और उन्होंने बोला बिल्कुल नॉर्मल है, अगले दिन आपको हार्ट अटैक हो जाए। क्योंकि अगर आपकी ब्लॉकेजेस 40% हैं और वो रप्चर हो जाए, प्लेक रप्चर हो जाए, तो मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक को टेस्टों के बदले हमें यह देखना चाहिए कि मेरे को हार्ट अटैक होने की संभावना कितनी है, मेरे को रिस्क फैक्टर्स कितने हैं। अगर आप 2 किलोमीटर पैदल चलते हो, 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ते हो या अपनी बीवी या अपने पार्टनर के साथ में बेड में एक्सरसाइज करते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, तो चांसेस हैं कि आपको सिग्निफिकेंट हार्ट की ब्लॉकेजेस नहीं है।
अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हो, अगर आप अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखते हो, स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहल नहीं पीते हो, सीमित मात्रा में पीते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, रेगुलर प्राणायाम करते हो, तो चांसेस हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमने पूरी बातचीत करने की कोशिश करी है कि हार्ट अटैक किस एज में होता है और कैसे होता है और कैसे इससे बचा जा सके। आपने बताया कि हार्ट अटैक होने के बाद भी आप नहीं डरें, तो कैसे या इवन डेथ होने के बाद भी नहीं डरे, और जो आप CPR के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आम लोग कैसे समझे कि हार्ट अटैक हो चुका है अब इस स्थिति में? हार्ट अटैक के अंदर में क्या होगा, छाती के बीचों बीच जलन होगी या घुटन होगी छाती के बीचों बीच में, या फिर दर्द होगा। अगर कोई भी आदमी जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, जिंदगी में पहली बार एसिडिटी का अटैक है, तो पहले हार्ट अटैक को रूल आउट करो। पहली बार अस्थमा का अटैक पड़ रहा है तो हार्ट अटैक को रूल आउट करो। और अगर आपके कोई ऐसा छाती का दर्द हो रहा है जो कभी नहीं हुआ, स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठे छाती में दर्द हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी देखो कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, डायबिटिक करते हैं, हाइपरटेंशन आपको ज्यादा है, इन लोगों को तो ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो नॉर्मली आदमी बता देगा कि मेरे को यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जितने लोग अचानक मरते हैं उनको पहले कोई ना कोई वार्निंग सिग्नल 1-2 दिन पहले आया होता है। अब लोग क्या करते हैं, रात के 2 बजे छाती में दर्द हुआ, अस्पताल चले गए, अस्पताल वालों ने बोला ECG नॉर्मल है, एडमिट हो जाओ। लोग क्या कहते हैं, एडमिट का कोई, जब ECG नॉर्मल है वापस आ जाते हैं। ECG 6 घंटे तक नॉर्मल हो सकता है। इसलिए अगर आपको रात में तकलीफ है, 2 बजे उठते हो छाती के दर्द के साथ में, कई बार क्या होता है, लोग रात को उठते हैं, कहते हैं कि मेरे को थोड़ा सांस नहीं लिया जा रहा, खिड़की खुली, खिड़की में हवा आई और ठीक हो गए, जाके सो गए और सुबह उठे ही नहीं, वो आप खिड़की खोलने से ठीक नहीं हुए। आपको जो एंजाइना हुआ था वो ट्रांजिएंट था, वो 10-15 सेकंड के बाद अपने आप ठीक हो गया। आपको लगा कि हवा से ठीक हो गया, वो अपने आप ठीक हुआ, वो एक वार्निंग सिग्नल था। उसी टाइम पे आप अस्पताल पहुंच जाते तो आपकी जांच बच सकती थी। इस पर बात करेंगे, पहले एक राजस्थान से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था जी कि सर मेरी नानी जी है, 70 इयर्स की एज है। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ सर, तो उनकी अब वो क्या है, थोड़े पढ़े लिखे कम है सर। तो क्या होता है, उनको एक पहले अटैक आ चुका है। अब उनको क्या है, कभी कुर्सी चेयर पे बैठते हैं और उसमें चक्कर आ जाते हैं। हम डॉक्टर के पास परमानेंट चेकअप तो करवाते रहते हैं उनका, लेकिन चेयर में बैठते हैं अचानक चक्कर आ जाते हैं, या फिर उनको घूमने के लिए कहते हैं ज्यादा और लापरवाही बहुत रखते हैं। तो उनके लिए हमको क्या उनका केयर रखना चाहिए सर उसके लिए? मेरी मदर है और 77 ईयर चेयर में बैठते हैं तो चक्कर आ जाता है। अदरवाइज रेगुलर चेकअप कराते भी रहते हैं और ऐसे ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन चक्कर के एल्डरली एज में अगर आपको चक्कर आते हैं तो एक होता है चक्कर आप लेटे हुए हैं, लेटते ही उठते हुए चक्कर आता है, 10 सेकंड के बाद ठीक हो जाता है, ये तो कान का चक्कर है जिसको बोलते हैं वर्टाइगो। दूसरा चक्कर जो है, जो आदमी को बैठने में आता है, वो पोस्चुरल हाइपरटेंशन हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर बैठने में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है 20 से ज़्यादा, तो हम उसको पोस्चुरल हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर ढूंढेंगे किसी दवाई के कारण से नहीं हो रहा, पार्किंसनिज्म कोई बीमारी के कारण से तो नहीं हो रहा, ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन के कारण से तो नहीं हो रहा, तो उनकी जांच करानी चाहिए। तो आप जाके उनका ब्लड प्रेशर पहले लिटा के लें, फिर बिठा के लें। अगर ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है तो ये पोस्चुरल हाइपरटेंशन है, इसका इलाज कराएं। ओके, दूसरे दर्शक हैं गुजरात से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मैं ये पूछना चाहता था सर कि फीटल स्टेज में एट्रियम के बीच में एक फोरामेन ओवल फोरामेन ओवलिस करके नाम का एक ब्लड बाईपास होता है। दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया सवाल पूछने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद सवाल पूछें ताकि आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच सके। जी आप सवाल पूछिए। ठीक है सर। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, फोरामेन ओवल करके नाम का जो बाईपास होता है एट्रियम की वॉल के अंदर, अगर बेबी के बर्थ के बाद में भी अगर वो फोरामेन ओवल परसिस्ट करे तो बेबी के प्रति हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इसका कोई इलाज अगर संभव है तो प्लीज बताइए। फोरामेन ओवेल, जैसे मैंने कहा कि हमारे दिल के अंदर में 4 कमरे होते हैं, 2 बड़े कमरे, 2 छोटे कमरे। तो 2 छोटे कमरों के बीच के अंदर की जो दीवार होती है उसमें एक खिड़की होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। जब बच्चा गर्भ में होता है तो ये फोरामेन ओवेल खिड़की खुली हुई होती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिनों के बाद में या उसी टाइम पे ये फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है। अगर ये फोरामेन ओवेल परसिस्ट करे, अगर ये पूरा का पूरा खिड़की खुली हुई है तो इसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर ये फोरामेन ओवेल परसिस्ट करे, यानी कि थोड़ा सा सर्कुलेशन जो है, ब्लड एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर में जा रहा है, तो इन बच्चों को नॉर्मली कोई तकलीफ नहीं होती, बस बड़े होकर इनको पैरालिसिस होने का खतरा होता है।
अगर इनको कभी भी पैरालिसिस का अटैक पड़े तो उसको छतरी डाल के बिना ऑपरेशन के फोरामेन ओवेल को बंद कर दिया जाता है। इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है कि फोरामेन ओवेल को हर आदमी में जिसका है बंद किया जाए कि नहीं किया जाए, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे फोरामेन ओवेल को तकलीफ नहीं देता। ओके, दूसरे दर्शक हैं दिल्ली से, उनका सवाल आते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। मुझे ब्लड प्रेशर है और मैं ट्राइओलिन ले रहा हूँ और एक कैल्शियम टैबलेट है विटामिन की, वो दे रहे हैं, ले रहे हैं। मैं क्या तकलीफ क्या है? मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कृपया पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद सवाल पूछें ताकि आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच सके। जी सवाल पूछिए। नहीं, उसका कोई मेडिसिन से रिलेटेड था कि अगर कोई दवाई का नाम जब तक पता नहीं होगा हाँ उसको बताना मुश्किल है। दोबारा भी आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। जी, तो हम लोग जब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट केयर या जो छोटे कस्बे में लोग हैं तो वो लोग कि इन सभी बीमारियों को कुछ जांचने का तरीका कुछ अब है या जिससे वो पता चल सके कि हार्ट जो है से कंप्लीट स्वस्थ है या नहीं है? ब्लड प्रेशर हर आदमी मेजर कर सकता है। हर गांव के अंदर में ब्लड प्रेशर की, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। फास्टिंग शुगर सब जगह पे टेस्ट हो सकता है, जहाँ नहीं हो सकता यूरिन का शुगर टेस्ट करा लीजिए। इस पे बात करेंगे, उसके पहले चेन्नई से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी। जी सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार जी। मेरा नाम KM के चंद है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हार्ट सर्जरी है कि ये सर्जरी करवाने के लिए कोई उम्र का मतलब आफ्टर 80 और 90 पीपल शुड नॉट गो फॉर सर्जरी, ऐसा कुछ है? और दूसरा, ये सर्जरी करने के बाद में जो दवा देते हैं उसका कुछ असर होता है ऑन साइकोलॉजिकली, पीपल बिकम डिप्रेस्ड और एनीथिंग लाइक दैट? हाउ शुड वी डील सच ए सिचुएशन व्हेन पीपल बिकम सो डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन? इनका दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ठीक है, हाँ, किस 80 उम्र या तक कर 90 के सकते बाद हैं? फिर और दूसरा कि उसका साइड इफेक्ट सर्जरी के बाद जो दवा दिया जाता है उसका साइड इफेक्ट कुछ होता है या नहीं? सबसे पहले सवाल तो ये है कि आपकी एज कितनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? बायोलॉजिकल एज है कि क्रोनोलॉजिकल एज है? कुछ लोग 90 साल में 60 की तरह बिहेव करते हैं, कुछ लोग 60 साल में 90 की तरह बिहेव करते हैं। अगर आपकी उम्र 90 साल है और आपकी बॉडी फिट है, तंदुरुस्त है, तो ऑपरेशन का कोई खतरा नहीं है। 100 के बाद में भी आपका ऑपरेशन हो सकता है अगर ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो बात अलग है। नंबर 2 है कि क्या ऑपरेशन के बाद में दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट तो खाने के भी होते हैं, पानी के भी होते हैं, हवा के भी होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद में कम से कम ब्लड थिनर तो आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगी और ये रिलेटिवली सेफ मेडिसिन है। अगर आप डॉक्टरी सलाह से कोई भी दवाई हार्ट अटैक के बाद लेते हो या बाईपास के बाद लेते हो और सुपरविजन में रहते हो डॉक्टर के, तो आपको कोई भी दवाई नुकसान नहीं करती है, रिलेटिवली सेफ है। ओके, दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था जी कि सर मेरे फादर हैं, उनको अभी हार्ट अटैक हुआ है। अभी तो उनकी अगर हम सर्जरी करवाने का बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, तो अगर उसको कितने दिन तक आप सर्जरी को डिले कर सकते हैं? यानी कि अभी अगर हम नहीं करवाना चाहें, अगर थोड़े दिन बाद करवाना चाहें, और अगर क्या अभी चल सकता है काम? मुझे पूछना था सर। अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक हुआ हो और उनको एंजियोग्राफी करी जाए तो 33% लोगों को हार्ट के ऊपर में इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। 33% लोग ऐसे होंगे जहाँ पे सर्जरी करनी ज़रूरी है, यानी कि उसको लेफ्ट मेन की बीमारी है या मेन आर्टरी में बीमारी है या लेफ्ट की मेन आर्टरी के अंदर में LAD के अंदर में बीमारी है या फिर उसको तीनों आर्टरियों में ब्लॉकेज है, और अगर ऐसा लगे कि वो ब्लॉकेज जान के लिए खतरा हो सकता है तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन 1/3 लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको एडवाइस दी जाती है, भाई देखो आपकी मर्जी है, बाईपास कराना है तो बाईपास करा लो, एंजियोप्लास्टी करानी है एंजियोप्लास्टी करा लो, मेडिकल ट्रीटमेंट से भी चल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन जिस केस के अंदर में आपको ऑपरेशन ना कराना जान का दुश्मन बन सकता है तो दिक्कत है। याद रखिए कि अपना नालायक लड़का गोद लिए हुए लायक लड़के से जब तक अच्छा है जब तक जान का दुश्मन ना बन जाए। अपनी ब्लॉक्ड आर्टरियां एंजियोप्लास्टी या सर्जरी करी हुई लायक कोरोनरी आर्टरी से जब तक अच्छी जब तक जान का दुश्मन ना बन जाए। यानी कि आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि क्या मेरी ये ब्लॉकेज मेरी जान का दुश्मन तो नहीं बन जाएगी। अगर वो जान का दुश्मन बन जाती है तो आपको ऑपरेशन की जरूरत है। और आजकल तो एंजियोग्राफी के टाइम पे कई सारी मेथडोलॉजीज आ गई हैं जहां पे वो पता लगा देते हैं ये बता के
कि कितना परफ्यूजन है और इस परफ्यूजन में एंजियोप्लास्टी काम करेगी कि बाईपास काम करेगा, और ना अगर एंजियोप्लास्टी बाईपास किया तो क्या इससे काम चल सकता है कि नहीं चल सकता। अगर आपकी आर्टरीज खुल रही हैं, अगर आपकी आर्टरीज खुल रही है तो बाईपास की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 किलोमीटर हार्ट अटैक के बाद पैदल चल सकते हो और आपको तकलीफ नहीं है तो बाईपास की जरूरत नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है उसके बाद में उन्होंने लो ग्रेड एक्सरसाइज टेस्ट किया, TMT टेस्ट, हल्की एक्सरसाइज देखिए, अगर आपका ट्रेडमिल किया और उसके अंदर में अगर कोई हाई रिस्क साइन नहीं है तो आपको बाईपास की जरूरत नहीं है। दिल्ली से एक और दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी, सवाल मेरा जी सवाल पूछिए। मेरी उम्र 46 ईयर है राइट। और ये ब्लड प्रेशर है हमारे, ट्राइओलमिजस्ट और कैल्फ्लेक्स टैबलेट ले रहा हूँ, लेकिन चेस्ट से ऊपर जो है दर्द रहता है, पेन रहता है बॉडी, और वेट 95 kg है, वेट कम नहीं हो रहा। मॉर्निंग वॉकिंग डेली करता हूँ 1.5 घंटे के आसपास। इनके 2-3 अलग-अलग सवाल हैं। 40 साल की उम्र है और ये कहते हैं कि मेरे को ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा हूँ और चेस्ट पेन होता है। जो चेस्ट पेन आपको कंटिन्यूस रहता है वो हार्ट का दर्द नहीं है। हार्ट का दर्द तो चलने में, दौड़ने में आएगा और कभी भी वो 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर 20 मिनट से ज़्यादा का चेस्ट पेन हो तो वो तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये हार्ट का पेन है। अपना विटामिन डी का टेस्ट कराइए, हो सकता है मस्कुलर पेन हो, आप उसके टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में रखिए। दूसरा सवाल क्या था इनका चेस्ट के ऊपर मेन पेन वो तो हो गया, तो चेस्ट का पेन तो मैंने बता दिया और इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ओके। एक अरुणाचल प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी, हम असीम चक्रवर्ती अरुणाचल प्रदेश से बोल रहे हैं। जी जी मेरा उम्र है 50 ईयर्स। जी। लास्ट फरवरी में हम सुबह बाथरूम में गिर गया था। ओके। हेलो, हाँ पूछिए पूछिए। तो बाथरूम में गिर जाने के बाद जब डॉक्टर के पास गया, मैं पीछे था 140/100, तो उसका बाद ECG और ब्लड शुगर और इकोकार्डियोग्राफी किया है, तो अभी ब्लड प्रेशर है 30/80 है। ओके। तो हम जानना चाहते हैं जो गिर गया किस लिए और खाने पीने के लिए क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि मेरी उम्र 50 साल की है और मैं बाथरूम के अंदर में गिर गया। इसको हम सिंकोपल अटैक बोलते हैं, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। 2 कारण होते हैं, या ब्रेन से या हार्ट से। अगर आदमी गिरा और रिजिड होकर गिरा, उसको नाक में चोट लगी या दांत में चोट लगी या इंजरी हुई, तो हो सकता है ये एपिलेप्सी फिट का अटैक हो। लेकिन जो हार्ट वाला आदमी होगा वो ऐसे हाइपोटोनिक, मतलब बिना टोन के लिस्टलेस होकर आदमी गिरेगा। इसको हम बोलते हैं सिंकोपल अटैक। सिंकोपल अटैक अगर आपको है तो होल्टर टेस्ट, 24 घंटे का ECG कि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी तो नहीं है, आपका ट्रेडमिल टेस्ट कि आपके प्लम्बिंग सिस्टम में खराबी तो नहीं है, इकोकार्डियोग्राफी के हार्ट की मसल खराब तो नहीं है, जो कि आपके केस के अंदर में नॉर्मल है। तो ये सारे टेस्ट हम करा के देखते हैं। लेकिन अगर कार्डियक कॉज नहीं निकला तो कई बार फिर हम लोग ब्रेन का MRI भी कराते हैं देखने के लिए ब्रेन में कीड़े तो नहीं है, जिसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। कई बार वो हार्ट की तरह प्रेजेंट कर सकता है। अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए और अपने डॉक्टर से बोलिए कि मेरे को सिंकोपल प्रोटोकॉल से सारे टेस्ट करा के दे। जहां तक खान पान का सवाल है, 7 कलर और 6 टेस्ट खाने में होने चाहिए। चीनी चावल मैदा कम खाएं, ट्रांसफैट वनस्पति घी कम खाएं और खाना साल में 80 दिन अनाज मत खाएं। इसको फॉलो करोगे तो आप ठीक रहोगे। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं शिवम सिंह बोल रहा हूँ धर्मपुर बरिया सजानपुर से। जी जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुबह के लिए रेस करने जाता हूँ। मेरी एज जो है 20 साल है। मैं सुबह रेस लगाने जाता हूँ। बोलिए, कंटिन्यू करिए। आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें जो है क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए? सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए भाई? आप रेस सुबह 20 साल की उम्र है, आप रेस लगाते हो, जॉगिंग कर रहे हो, पहली प्रिकॉशन तो आपको ये लिखनी चाहिए कि धुंध के टाइम पे जहाँ पे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो वहाँ पे ना जाएं। धूप के अंदर में अगर आप रेस करते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रेस के बाद में आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। जो नॉर्मल हेल्दी खाना होता है, अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, अच्छा लंच करिए, अच्छा डिनर करिए। आपको जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं, आपको कोई शाहरुख खान या सलमान खान थोड़ी बनना है कि आपको जो है अपनी बॉडी बनानी है। अगर बॉडी बिल्डअप करोगे तो आगे जाके तंग करती है। तो आप एक नॉर्मल जो अच्छा नाश्ता होता है फलों का, सब्जियों का, वो आप लीजिए, उससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ओके।
तो खान पान में सब्जियों का और फ्रूट्स का मात्रा का अनुपात क्या होना चाहिए? इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं 5, कम से कम 5, कुछ लोग कहते हैं 7, कुछ लोग आजकल कहते हैं 9, कि दिन भर में 9 आपके आइटम्स जो हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के होने चाहिए, बट कम से कम 5 होने चाहिए। तो 3 फल और 2 सब्जियां। तो सुबह लंच में सब्जी ले ली, शाम को सब्जी ले ली, और दिन भर में आपने 3 फल एक ही बारी में, या दिन में 3 बार आपने फल खा लिया। 3 डिफरेंट टाइप के फल्स अगर आप ले लेते हैं, ब्रेकफास्ट में फल ले लो, 11 बजे फल ले लो, दोपहर में 1 फल ले लो। तो 3 फल और 2 सब्जियां आज की रिकमेंडेशन है। लेकिन लेटेस्ट रिकमेंडेशन तो 9 है कि आपको 5 फल और 4 सब्जियां दिन भर में खानी चाहिए। यानी कि रोटी कम खाओ, अनाज कम खाओ, प्रोटीन्स कम खाओ, और फल और सब्जियां ज़्यादा खाओ। बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। हाँ जी 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 बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। 2.5 लीटर को शुष्क बनाने के लिए सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं। माफ अपना करें, वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। माफ करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल मोटा पूछें। शायद ये नमक के बारे में पूछ रहे थे, मुझे ऐसे ही लगा है। सोडियम के बारे में बात कर रहे थे। तो नमक जितना कम खाओगा उतना सेहत के लिए अच्छा होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मैं सॉल्ट सेंसिटिव हूँ कि सॉल्ट रेजिस्टेंट हूँ। अगर आप सॉल्ट सेंसिटिव हैं तो नमक कम करने से बीपी कम हो जाएगा, नमक ज्यादा खाने से बीपी आपका बढ़ जाएगा। नॉर्मली आप सब्जी में, दाल में नमक खाइए, बाकी किसी चीज में नमक मत खाइए। हरियाणा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी हम शत्रुघ्न राय बोल रहे हैं। जी जी सवाल पूछिए। हमारा उम्र 35 के करीब है, और ये नॉर्मल एक 3.8 गुने 3.6 करके पथरी बताए हैं मूत्राशय के नीचे में, एकदम नॉर्मल, वो नीचे सबसे नीचे में। ठीक है। और एक सिस्टोन करके हिमालय का वो एक गोली दिए हैं सुबह शाम खाने के लिए। बड़ा सिंपल सवाल है इनका। इनके मूत्रालय में, मूत्र की जो नली है उसके अंदर में पथरी है। अगर पथरी का साइज 4 मिलीमीटर से कम है, जैसे इनकी 3.8 है, तो ये अपने आप निकल जाती है। इसमें आप दवाइयाँ एलोपैथिक भी हैं, होम्योपैथी वाले भी देते हैं, आयुर्वेद वाले भी देते हैं, जिसमें आपको विश्वास है अपनी दवाइयाँ लीजिए। 4 मिलीमीटर से कम की पथरी निकल जाती है। 10 के ऊपर वाली कहीं नहीं निकलती, कोई भी पैथी के अंदर बिना सर्जरी के। और 4 और 8 के बीच में करीबन 40% लोगों की पथरियाँ निकल जाती हैं। सो पथरियाँ अगर हैं, पानी ज़्यादा पीजिए, और जो यूरेटर है उसको डायलेट करने की दवाई, जैसे हम एलोपैथी के अंदर में तो निफेडिपिन देते हैं, और एक्सपल्शन की दवाई टेम्सोलोसिन है वो एलोपैथी में देते हैं। जो आयुर्वेद वाले हैं वो सिस्टोन देते हैं, और होम्योपैथी वाले अपनी दवाइयाँ देते हैं। आप कोई भी दवाई लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, अपनी खान पान अपना ठीक रखिए, तो हो सकता है ये 3.8 वाली जो मिलीमीटर की जो पथरी है वो बाहर निकल जाए। अरुणाचल प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी जी सवाल पूछिए। हाँ जी सर मेरा बेटा 16 साल का। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। 16 साल का है डॉक्टर साहब जी। उसको नाक में से बहुत ज्यादा नचला पड़ता है। कई डॉक्टर कहते हैं उसको एलर्जी है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और टॉन्सिल भी उसको बहुत ज्यादा है। तो हम ये पूछना चाहते थे क्या ऑपरेशन नहीं होगा या कोई और उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है? देखिए 16 साल का बच्चा है और इसको नज़ला होता है। नज़ले का मतलब होता है कि या तो एलर्जिक है या बार बार उसको वायरल फ्लू हो रहा है। नॉर्मली चांसेस ये हैं कि अगर बार बार नज़ला हो रहा है तो ये एलर्जिक फिनोमिना हो, और एलर्जिक फिनोमिना के अंदर में भी टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। ये बैक्टीरियल नहीं है। इसके अंदर में आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। एक तो आप जल नीति करिए, गर्म पानी से किसी भी योगाचार्य को बुला के जल नीति सीख लीजिए सुबह शाम, और नाक के अंदर में सलाइन ड्रॉप्स बीच बीच में डालिए। इससे आपके नाक की एलर्जी कम हो जाती है। नहीं होता है तो आप होम्योपैथिक से भी दवाई ले सकते हैं, आयुर्वेद वाले भी करते हैं, एलोपैथी वाले भी करते हैं। एलोपैथी में तो हम एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं। नेजल हमारे पास में इन्हेलर्स आते हैं जिसमें नाक से हम दवाई इन्हेल कराते हैं, या फिर हमारे पास में कुछ गोलियां हैं जो एंटी एलर्जिक हैं। लेकिन अगर आप चाहें, आपको विश्वास हो, तो होम्योपैथिक डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको एलर्जिक की अच्छी दवाइयाँ दे सकते हैं। राजस्थान से दर्शक हैं, उनका सवाल होता है। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। जी सवाल पूछिए। हेलो। सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सवाल मेरा ये है साहब कि मैं जो है कभी कभी 24। हेलो। जी जी पूछिए, सवाल पूछिए।
कभी कभी क्या होता है साहब, मैं इस तरह से मेरी हार्ट बीटिंग जो है ना वो एकदम कभी कभी हार्ट हार्ट बीटिंग बीटिंग थोड़ी बढ़ रुक जाती है। जाती है कभी कभी। सो हार्ट बीट दिल की धड़कन है, जिसको हम हाथ में चेक करें तो पल्स बोलते हैं। अगर 60 से कम हो तो हम बोलते हैं कि नब्ज कम हो गई है, 100 से ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं नब्ज तेज हो गई है। और ये नब्ज अगर इरेगुलर हो जाए तो ये इसका मतलब है कि हार्ट के अंदर में जो है कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी है। अगर आपकी पल्स इरेगुलर है, डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपकी पल्स मिस हो रही है, जिसको मिस बीट्स बोलते हैं, उसमें ध्यान रखें। अगर चलने में मिस बीट कम हो रही है तो आप चिंता ना करें, चलने में मिस बीट बढ़ रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। सो इसमें डॉक्टर क्या करेगा, आपका पहले ईसीजी करेगा, जरूरत होगी तो इकोकार्डियोग्राम करेगा, और उससे भी नहीं पता लगा तो या ट्रेडमिल या होल्टर टेस्ट करके पता लगाएगा कि आपकी जो पैल्पिटेशन है वो क्यों हो रही है। कई लोगों को पैल्पिटेशन सिर्फ एनीमिया से, खून की कमी से भी हो जाती है, थायराइड की बीमारी से भी हो जाती है। ओके, दूसरे दर्शक हैं जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। बिहार से दर्शक हैं, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ सर, देखिए मेरा चेहरा में पूरा एकदम दाना दाना भर गया, पूरा कितनों सारा दवाई खाते फिर भी नहीं कमता। नहीं, बीमारी क्या है? चेहरे में दाना दाना भर गया। चेहरे में दाना दाना पड़ गया। अब या तो आप मेरे को अपनी वीडियो से अपनी फिल्म मेरे को SMS करो। दाना तो कई प्रकार का होता है, लाल है कि पीला है कि सफेद है कि काला दाना पड़ रहा है, पिंपल्स हैं कि कोई एलर्जिक फिनोमिना है, वो तो टीवी में इस तरीके से नहीं बता सकते। उसके लिए तो आपको अपने लोकल डॉक्टर के पास जाइए, या फिर ऐसा सिस्टम हो कि आप हमारे को अपनी शक्ल दिखाई दें और आपको तभी हम बता सकते हैं। जी, चलिए दूसरे दर्शक से फिर बात करते हैं। दर्शकों से रिक्वेस्ट यही है कि अपने सवालों को हृदय रोग से ही सीमित रखें, क्योंकि आज का, ताकि उसमें हम अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर सकें। दूसरा दर्शक हैं दिल्ली से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं मनोज बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, मेरे फादर को ना, एंजियोप्लास्टी हुई थी 2 साल पहले। तो अब उनका वेट काफी, मतलब जो एंजियोप्लास्टी के बाद जो ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें अटोरवा है 20 मिलीग्राम, उनका वेट काफी लॉस हुआ है। और तो ऐसा कुछ होता है क्या अटोरवा का कुछ? तो मैं 2 चीजें लेके चलूंगा। एक तो जो पिछले सवाल जो हम भूल रहे थे, उसने कहा था कि मेरा वेट ज्यादा है तो कैसे कम हो, और यहाँ पे उल्टा है कि वेट कम हो रहा है तो कोई कंसर्न वाली बात तो नहीं है। एंजियोप्लास्टी के बाद में यूजुअली जब आदमी की एंजियोप्लास्टी करते हैं और उसके बाद में आपको डर लगता है कि मेरे को एंजियोप्लास्टी दोबारा तो नहीं हो जाएगी, तो आप अपना लाइफस्टाइल बदल लेते हो। अगर आप लाइफस्टाइल बदल लेते हो तो वेट लॉस नॉर्मल है। नॉर्मली लोग जो हार्ट के मरीज होते हैं वो ट्रांस फैट खाना बंद कर देते हैं, चीनी चावल मैदा उनका कम कर दिया जाता है, उनका सैचुरेटेड फैट घी वगैरह कम कर दिया जाता है, तो वेट कम होना लाजमियत है, क्योंकि आप प्रिकॉशंस ले रहे हो। हाँ, अगर आप कहते हो कि मेरा लाइफस्टाइल पहले वाला ही था, मेरे को कोई रीजन नहीं है वेट लॉस होने का, मैंने डाइट नहीं बदली, मैंने एक्सरसाइज नहीं बदली, उतना ही कर रहा हूँ, फिर भी वेट लॉस हो रहा है, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर उसकी जांच करा लेनी चाहिए। दूसरा सवाल था कि लोग कहते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो वेट अगर बढ़ता है तो 2 कारणों से बढ़ता है। एक होता है तोंद वाला वेट, जिसको बोलते हैं पॉट बेली ओबेसिटी। एक होता है जनरलाइज वेट। जो पॉट बेली ओबेसिटी होती है, जिनकी तोंद निकलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, चीनी चावल मैदा से रिलेटेड है। तो हम लोगों को क्या कहते हैं, कम खाओ, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ फलाहार करो, और उसके अलावा चीनी चावल मैदा मत खाओ, ट्रांस फैट मत खाओ, तो वेट आपका कम हो जाता है। झारखंड से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। के बारे में कुछ पूछना है। उनकी एज लगभग 55 साल है। नॉट क्लियर। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, उनकी एज लगभग 55 साल है। होता ये है कि जब भी उनको कोई इंजेक्शन पड़ता है, किसी को इंजेक्शन देते हुए देखते हैं, या फिर कहीं बहुत ज्यादा ब्लड देख लेते हैं किसी का कटा वटा, तो उनको ना फेंटनेस आ जाती है, बेहोशी हो जाती है। तो क्या ये मतलब उनके कुछ ये क्या प्रॉब्लम है? किसी को ब्लड देखते हैं तो किसी का कटा वटा देखते हैं, ब्लड देखते हैं, या फिर उनको जब कोई इंजेक्शन पड़ रहा होता है ना, तो उनको फेंटनेस हो जाती है, सेंसलेस हो जाती है। इसको हम वेसोवेगल बोलते हैं। वेसोवेगल का मतलब होता है कि अचानक आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पल्स कम हो जाएगी, आपको बेहोशी का अटैक हो जाएगा और आप एकदम से गिर जाओगे। ये कब होता है? कुछ लोगों को स्पिरिट सूंघने से होता है, कुछ लोगों को ब्लड विड्रॉ करने से होता है, इंजेक्शन से होता है, किसी लोगों को डर से होता है। मेडिकल स्टूडेंट जो पहली बार डिसेक्शन जाते हैं, वहाँ पे उनको वेसोवेगल हो जाता है। और ये ज़्यादा तब होता है जब सुबह आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होता। और या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, डेंटल चेयर में बैठे और आप बेहोश हो गए, तो ऐसे लोगों को प्रिकॉशंस में
अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हम टिल्ट टेस्ट करते हैं, अदरवाइज ऐसे लोगों को बोलते हैं हाइड्रेशन अपना प्रॉपर रखें और एकदम से आप प्रोलॉन्ग सिटिंग में, जहाँ पे रिक्लाइन करके सिटिंग में ना बैठे। और हॉस्पिटल में अगर आपको होता है तो आपने वहाँ पे प्रिकॉशन लेनी चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए कि मेरे को वैसे वेकर होता है, और अगर हो जाए और बेहोश भी हो जाए तो चिंता नहीं, जैसे ही आप लेटोगे पैर ऊपर करोगे एकदम ठीक हो जाओगे। ओके, दूसरे राजस्थान से दर्शक हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं भरतपुर से बोल रही हूँ। मेरे पापा जी को रात को उनके ना दिल में परेशानी है, उनको ना कोलेस्ट्रॉल उनका थोड़ा बढ़ा हुआ है और रात के समय 2 या 3 बजे उनके बहुत तेज दर्द उठता है, पूरी पीठ में दर्द होता है, दिल में दर्द होता है। उन्होंने डाइटिंग भी की है काफ़ी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एस्प्रिन लेते हैं रात को, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको बहुत दर्द उठता है दिल में और पीछे पीठ में भी बहुत उनको परेशानी होती है। सर बताइए उनका उम्र कितना? इनको जो दर्द कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और रात को सिर्फ 2 बजे दर्द होता है, पीठ में जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आपको हार्ट की बीमारी को रूल आउट करना पड़ेगा। अपने डॉक्टर को बोलिए जांच कराए, अगर 64 सीटी एंजियोग्राफी भी करानी पड़े, सीटी स्कैन वाली, तो आप करवा लीजिए। अगर ये हार्ट का नहीं निकलता मान लीजिए किसी कारणवश, तो फिर आपको पेट का, पेंक्रियास का टेस्ट भी कराना चाहिए क्योंकि उनको वहाँ का इन्फ्लेमेशन, रात को पेन का दर्द ना आता हो, तो इसकी जाँच जरूरी है, इसको इग्नोर ना करें। ओके, दूसरे दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए। दरअसल नमस्कार। दरअसल दरअसल ये जैसे आप प्रोग्राम बन रहा है, ये सब कुछ है, मुझे हिंदी प्रिंट मीडिया मिल सकता है हेल्थ अवेयरनेस के लिए कोई लगातार? क्या फिर से सवाल पूछिए। ये जो हेल्थ अवेयरनेस के लिए हिंदी प्रिंट मीडिया में कोई चीज है लगातार पढ़ सकूं, मिल सकूं? डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी ऐसा लगातार ऐसा। नहीं, मुझे समझ में आया। हिंदी प्रिंट मतलब क्या हुआ? इनके इससे रिलेटेड सवाल नहीं लगता है। सवाल मुझे समझ में आया। हाँ। और किसी का सवाल है? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि एक हेल्दी हार्ट का कैसे पहचान करें, एक तो आपने बताया कि ईसीजी करवाएं, बीपी चेक करें, और क्या क्या हो सकता है? गाँव के अंदर में आपको नॉर्मली पता लग जाता है कि हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। बिहार ईसीजी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो चिंता की जरूरत नहीं है। बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। ये हार्ट में जो होता है एक ईसीजी, जी ईसीजी कैसे काम करता है? ईसीजी कैसे काम करता है? ईसीजी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसको आप नापते हो, इससे पता लगाते हो कि आपका हार्ट रेगुलरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपकी दीवारें ठीक है कि नहीं है, आपके हार्ट के अंदर का कोई चैम्बर बड़ा या छोटा तो नहीं हो गया, बड़ा तो नहीं हो गया है, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसा है, आपका प्लम्बिंग सिस्टम कैसा है। तो ये एक बेसिक टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, और छोटी हल्की मशीन डॉक्टर के पास, हर एक के पास होती है, और काफ़ी हद तक आप इसको बोल सकते हैं हार्ट का थर्मोमीटर है, ये हार्ट के बारे में सब कुछ बताता है। ओके, दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल है। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, बजाज। सर मेरी एज है 58। बोलिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, तो मेरे को कुछ 2-3 महीने से ऐसा हुआ कि मैं वॉक करने जाता था, वॉक करने पे जैसे ही फास्ट वॉकिंग स्टार्ट करता था तो मेरे लेफ्ट साइड में पेन होने लगता था, बाजू में। ओके, तो मैंने ये इको करवाया था, इको कार्डियोलॉजी। इसमें इको में एक एलवीएफ में 60% शो हुआ है, बाकी नो एसआर, नो एएसआर, एमएस, नो पल्मेटोलॉजी लिखा है, नो वेजिटेशन, क्लॉट पी लिखा है। आपका सवाल क्या है? तो ये अभी मुझे ऑन मेडिसिन करना चाहिए या इसके लिए एंजियोग्राफी के लिए जाना चाहिए? कहा है कि मेरी उम्र 58 साल की है और मैं वॉक करता हूँ तो मुझे दर्द होता है, तेज वॉक करता हूँ तो लेफ्ट हैंड के अंदर में। ये क्लासिकल एंजाइना है, ये हार्ट पे ब्लॉकेजेस हैं, इसमें इको कुछ काम नहीं करेगा, इको से आपको ब्लॉकेजेस नहीं पता लगती। तो आपके डॉक्टर आपको या तो स्ट्रेस इको करेंगे या 64 सीटी एंजियो करेंगे या रेगुलर एंजियोग्राफी करेंगे, और अगर ट्रेडमिल टेस्ट के अंदर में कितने मिनट में पॉजिटिव आता है उस पर डिसाइड करेंगे कि एंजियोप्लास्टी सर्जरी की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ये एंजाइना है, इसको इग्नोर ना करें। राजस्थान से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ राजस्थान से। मेरे साहब छाती में ये लेफ्ट साइड में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द रहता है साहब। मैं ईसीजी वगैरह भी कराया, ब्लड टेस्ट भी कराया, लेकिन वो डॉक्टर साहब तो सब नॉर्मल बताया, और थोड़ा हल्का हल्का मतलब एकदम पसली टाइप में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है साहब।
ये एटिपिकल भी हो सकता है, ये मस्कुलर पेन भी हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है। तो अपना आप ईसीजी से काम नहीं बनेगा, अपना ट्रेडमिल टेस्ट कराइए। अगर ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव है तो भूल जाइए हार्ट को। टीएमटी टेस्ट इज लाइक रनिंग ऑन ए मशीन, इससे आपको पता लग जाएगा कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। पंजाब से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए आप। हाँ जी सर, दरअसल सर मेरा एक बेटा है, वो जो 6 साल का बेटा है मेरा। हेलो जी सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। तो जी सर वो 6 साल का बेटा है सर, उसे मतलब ऐसा है कि मौसमी एलर्जी, जैसे कि कभी मौसम में फेरबदल हुआ, धूप हुआ, चाहे ठंडा हुआ या बरसात हुआ, उससे सर एलर्जी हो जाती है, जैसे खांसी जाम, ऑटोमेटिक, कभी सीरियस सांस में उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सर सिचुएशन जो है हमेशा ही रेगुलर बना रहता है। जब ये दवाई मेडिसिन लेता है सर उस तक तो मतलब ठीक रहता है, लेकिन उसको खांसी हो रही है और एलर्जी हो रही है। जी हाँ सर, मतलब जब तक उसकी मेडिसिन चलती है सर, मेडिसिन की जो कोर्स है वो चलती है, तब तक वो ठीक रहता है सर। और जब वो यूं ही खत्म होती है सर, उसके बाद मतलब कि फिर मतलब वैसा ही वैसा। इसको नाक का अस्थमा बोलते हैं, इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, और एलर्जी बच्चों में काफ़ी कॉमन होती है। आप इसको जलनीति, जैसे मैंने पहले भी आंसर के लिए बताया था कि जलनीति सुबह शाम करें, और अगर ज़रूरत होगी तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। होम्योपैथी ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आगे जाके नहीं तो ये परमानेंट अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, हरियाणा से दर्शक हैं, उनका सवाल होता है। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। जी जी सवाल पूछिए। सर मेरे चेहरे पे एक्ने होते हैं 7-8 वर्षों से, और मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल वॉल्यूम बंद कर रहे हैं, उसके बाद बात करिए। हाँ सर, पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछिए। सर टीवी तो बंद है सर। जी जी फिर पूछिए, सवाल पूछिए। सर मेरे चेहरे पे एक्ने होते हैं जी, क्या होती है? बन जाती हैं पूरे चेहरे पे, और गांठें बन जाती हैं। कहाँ पे? और मैंने एलोपैथी का लगातार 2.5-3 वर्ष तक लगातार ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। कहाँ गांठें बन जाती हैं? ये चेहरे पे और पीठ पे और छाती के आसपास। पीठ पे, छाती पे। और गांठें बन जाती है तो ऐसी चीजें बिना देखे नहीं बता सकते आपको। ऐसे सवाल हम ये हार्ट से जुड़ी हुई है, हार्ट से जुड़ा हुआ है, और इसको तो देखना पड़ता है कहाँ पर है, उसका डॉक्टर नहीं बताएगा। या तो ये बताइए मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये बीमारी है, इस बीमारी के लिए क्या करें, या तो ऐसे सवाल पूछो। डायग्नोसिस यहाँ टीवी में बैठ के नहीं हो सकती। आप अपना लोकल डॉक्टर जो वहाँ फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको आप दिखाएं, क्योंकि अब झारखंड से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी बोल रहे हैं, 6 महीना पहले कराए थे अपेंडिक्स का इलाज, ठीक ना, ऑपरेशन कराए थे। जी जी सवाल पूछिए। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होता है ना, वहाँ पर कभी कभी दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अपेंडिक्स का आपका ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद में इससे कोई हार्ट की बीमारी नहीं होती, और अगर आपको वहाँ पे दर्द होता है, वहाँ पे जाके डॉक्टर को दिखाइए कि क्यों दर्द होता है। नॉर्मली ऑपरेशन के बाद में दर्द नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो जिस कारण से आपको दर्द हो रहा हो। तो खास करके सब तो कई तरह के बीमारियां हैं, कई तरह के उसके निदान भी हैं। खास तौर पे क्या करना चाहिए एक आम आदमी को, ताकि अगर कोई बीमारी है तो भी वो उसको। याद रखिए कि जंगली जानवर को हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन जंगल के शेर को, घर के पालतू कुत्ते को, या लेबोरेटरी के खरगोश को हार्ट अटैक होता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, हमको हार्ट अटैक ना हो, तो हम प्रकृति के नियमों का पालन करें। मौसम की सब्जियां, मौसम के फल खाएं। जो चीज़ भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाई उसे कम खाएं। नमक कम खाएं, ट्रांस फैट, वनस्पति जो घी होता है वो मत खाएं, और रोज पैदल चलें। जितना पैदल चलेंगे, धूप लें, सो नेचर के साथ में जितना रहेंगे उतना आप हमसे दूर रहोगे, डॉक्टर से दूर रहोगे, मेरा मतलब है। हाँ, मतलब एक स्वस्थ हार्ट के लिए जरूरी है कि नेचर के साथ आप बने रहें। प्रकृति के नियमों का पालन करो, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करो। याद रखिए, रामायण में, महाभारत में राजा दशरथ को छोड़ दे, जिनको वियोग के कारण से हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट फेल हुआ था, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते थे। वो तो सही है।
एक चीज़ जो आप बताते हैं कि हर दिन 80 मिनट का वॉक, तो कुछ लोगों का कहना है कि एक स्ट्रेच में 80 मिनट का वॉक होना चाहिए। दिन भर में 80 मिनट चलना है, और जो आप यहाँ से अभी टीवी देखने के बाद में आप अपने किचन में जाओगे वो वॉक भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। हफ्ते में 80 मिनट तेज चलो, यानी कि रोजाना भी अगर आप 10 मिनट तेज चलते हो तो सफिशिएंट है। ओके, बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। मेरा जो धड़कन है नजर में, जब ऐसा लगता है कि कभी काल किसी का मैंने कुछ चोरी हो गया, ठीक ना, मैंने कभी बहुत जोर धड़कन जैसा मैंने धड़कने लगता है, पूरा सुस्त हो जाता है। कब धड़कता ज्यादा? नहीं, आपका धड़कन ज्यादा हो जाता है चलने पे कब होता है ये? कोई निश्चित समय पे होता है या किसी टाइम पे हो जाता है? मैंने Anyway, मैं जनरल जवाब दे देता हूँ इसका। जनरल जवाब मेरा वही है कि अगर आपको चलने में दिल की धड़कन बढ़ती है, अनियमित हो जाती है, या चलने के बाद में मिसिंग बीट होती है, तो अपनी डॉक्टरी जांच जरूर करवा लें। नॉर्मल पैल्पिटेशन तो चलने पे होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो अपनी जांच जरूर करवा लें। बिहार से एक और दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ हेलो सर। जी सवाल पूछिए। हाँ सर, कभी कभी जो है तो क्लियर नहीं है आवाज आज बिल्कुल ही। तो दिल कभी धड़कन बढ़ जाती है। कभी कभी धड़कन बढ़ जाती है? जी जी। कभी कभी धड़कन बढ़ जाती है, तो धड़कन बढ़ सकती है अगर आप चलते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में धड़कन एकदम ज़्यादा हो जाए, कंट्रोल ना हो, तो अपनी जांच करानी ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, या अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और आपको कोई बीमारी है आपकी फैमिली में, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उस सिचुएशन के अंदर में अगर आपको 2 किलोमीटर पैदल चलने में कोई तकलीफ होती है, या 2 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई तकलीफ होती है, या अपने पार्टनर के साथ में बिस्तर पे एक्सरसाइज करने में कोई तकलीफ होती है, तो अपने डॉक्टर से जांच जरूर करा लें। ऐसा तो नहीं है कि मेरी कंडीशनिंग खराब है, मेरे खून की कमी है, मेरे को मोटापा है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, मेरे को डायबिटीज है, या मेरे को ब्लॉकेजेस है। अपने डॉक्टर से जाँच जरूर करा लें। मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। ये आखिरी सवाल है बाहर से। जी सवाल पूछिए। हाँ सर, ये मेरा जो बाएं हाथ में सर तकलीफ होती है, कभी कभी धड़कन तेज हो जाती है, कभी कम होती है, कभी पसीना ज्यादा आता है। कब तकलीफ होती है? रात को पसीना आता है सर, सोते वक्त। रात को सोते वक्त कभी कभी बाएं हाथ, रात में सोते वक्त में बाएं हाथ में तकलीफ है तो ये लोकल पेन भी हो सकता है, सर्वाइकल पेन भी हो सकता है, हार्ट का दर्द भी हो सकता है। अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपकी जांच करके आपको बताएगा। ओके, अब सवाल हम लोग आप एक उत्तर प्रदेश से हैं, उनका लास्ट सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले, तो मेरा उसमें यूरिन ब्लैडर फट गया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ। तो उसके सर 1 महीने बाद से मेरे राइट लेग में घुटने के नीचे पिंडली में दर्द रहता है, और पैर के तलवे तक। अब ये दर्द का कोई हार्ट से ताल्लुक नहीं है। आपको जो ऑपरेशन हुआ था उसमें अपने ऑर्थोपेडिस्ट को और यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो ढूंढेगा कि कारण क्या है। अगर पैर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये sciatica का पेन भी हो सकता है, इसका हार्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है। ओके, अब हार्ट से जुड़ी हुई नहीं, एक अलग से सवाल पूछेंगे, क्योंकि अभी सर्दियों का समय है और ऐसे में सर्दी खांसी से बहुत लोग पीड़ित हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? कैसे सर्दी खांसी से जुड़े हुए लोग तुरंत डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, तो उसमें अगर कोई भी हार्ट का मरीज है और उसको सर्दी खांसी हो रही है तो चेक करें फ्लू तो नहीं है, क्योंकि फ्लू कई बार हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। हार्ट के सब मरीजों को 5 साल में एक बार निमोनिया का वैक्सीन, साल में एक बार फ्लू का वैक्सीन ज़रूर लगा लेना चाहिए। अगर आपके कैसे पता लगाए कि ये फ्लू है कि बैक्टीरियल है? अगर आपको खांसी आ रही है या जुकाम हो रहा है या छींकें आ रही हैं तो ये वायरल है, ये बैक्टीरियल नहीं है। एंटीबायोटिक लोगे तो 7 दिन, नहीं लोगे तो 1 हफ्ता, चॉइस आपकी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। और फ्लू का क्या पड़ेगा? अगर फ्लू होता है मान लीजिए तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, और आपको इसलिए उसका फ्लू का वैक्सीन जरूर लगवा लें ताकि आपको फ्लू ना हो अगले बार। फ्लू का वैक्सीन हर साल बदला जाता है ताकि आपको हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट ना हो। डायबिटिक्स को, ब्लड प्रेशर के मरीजों को, हार्ट के मरीजों को फ्लू का वैक्सीन साल में एक बार जरूर लगाना चाहिए। और खांसी से बचने के लिए तत्कालिक खांसी अगर आपको हो रही है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको
आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, हर एक के पास में कफ सप्रेसेंट्स हैं। सिंपल घर के अंदर में शहद लीजिए, उससे भी खांसी कम हो जाती है। लेकिन खांसी हार्ट के मरीजों को सिर्फ ये ध्यान में रखें, ऐसा ना हो कि उनको एंजाइना की खांसी हो रही हो या हार्ट की खांसी हो रही हो। उस सिचुएशन में आपको वाटर टेंशन के अंदर में पानी कम करना पड़ेगा, तब जाके खांसी बंद होगी। और कुछ लोगों को खांसी हार्ट के मरीजों को दवाइयों से होती है। एस इनहिबिटर्स नाम की कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको खांसी आ सकती है और आप सोचते हैं कि जुकाम हो गया, जबकि वो दवाई के कारण से हो रही है। ओके, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन आप मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर में, अगर उनको लगता है कि उनको हार्ट की बीमारी है और उनके पास में पूरी क्षमता इलाज कराने की नहीं है, तो आप लोग CEC के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करवा सकते हैं, आपकी डायग्नोसिस भी करवा सकते हैं और आपको हेल्प भी दे सकते हैं। और एक मेरे पास में सिटीजन फोरम का एक फंड है जिसमें हम कुछ बच्चों की कंजेनिटल हार्ट डिसीज की फ्री सर्जरी भी करवा के दे सकते हैं। चलिए, आपकी ओर से डॉक्टर साहब को हम लोग धन्यवाद करते हैं ताकि ये सुविधा भी आप लोग को मिलेगा। आप लोग CEC को लिखिए और उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब के पास उसको हम लोग ले जाएंगे उस केस को। तो इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही यह भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि यह इस प्रोग्राम का उद्देश्य आपका डायग्नोसिस करना नहीं, इलाज करना नहीं, बल्कि सिर्फ जानकारी देना है। तो इसे सिर्फ जानकारी माने और उसके बाद इलाज करने से पहले ज़रूर जो नज़दीक के चिकित्सक हैं, फिजिशियन हो या कार्डियोलॉजिस्ट हो, उनसे मिले, उसके बाद ही इलाज करें, अन्यथा ये खतरनाक या घातक साबित हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर के अग्रवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में हृदय से जुड़ी हुई तमाम बिंदुओं पर आज हम लोगों को जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।